अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल सिलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अगर ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। ये है इस चैनल का न्यू नॉवल और ये दे रहा हूँ मैं वॉइस ओवर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने इसके एपिसोड को थोड़ा गैप दिया ताकि आप पिछले एपिसोड पढ़कर इसे समझ सके और आपको समझ में आ जाए इस नावल की कहानी। चलते हैं इसके एपिसोड नंबर 3 को रीड करना शुरू करते हैं। सुबह उसकी आँख रयान की आवाज़ पर खुली थी। उठो, दरवाज़ा नॉक हो रहा है। उसे ज़बरदस्ती उठाकर वो तकिया बेड पर फेंक कर फ्रेश होने चला गया था। वो नींद से उठकर कुछ देर तक यूं ही बैठी रही। दरवाज़ा उसके उठने से पहले बजना बंद हो गया था। वो उठकर बेड पर जाकर ही सो गई। रेयान चेंज करके आया तो वो उसे बेड पर ब्लैंकेट में घुसी सोई हुई मिली। वो अपना काम एक आवाज़ पर करवाने का आदी था और अब इरसा ने ये हरकत करके उसे तेज दिलाया था। उठो तुम। सख्ती से उसका हाथ पकड़े वो उसे जगा चुका था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठ गई थी। एक बार कहा कि उठ जाओ तो समझ नहीं आया तुम्हें। गुस्से से कहते उसकी पेशानी की सलवटें गहरी हुई थी। उठ तो गई थी वहां से, वो नींद में थी तो रयान की बात समझ नहीं सकी थी। इसे उठना कहते हैं। रयान को उसके जवाब पर मजीद गुस्सा आया था, लेकिन अब उसने लहजा नॉर्मल रखा था। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताए ना, उसे गुस्से में देख वो बेड से उतर कर बिन बिनाई थी। तब ही फिर दरवाज़ा नॉक हुआ था। जाओ चेंज करो, उसे हुक्म देते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मुलाजमा नाश्ते का कहने आई थी। उसे थोड़ी देर में आने का कहकर वो अपने बाल सेट करने लगा था, लेकिन ब्लैंकेट को जिस तरह से फेंका गया था उसकी नफासत पसंद तबीयत पर यह हरकत गिरा गुजरी थी। दिल ही दिल में वो उसे जाहिल का लकब दे चुका था। वो चेंज करके वापस आई तो रैयान लैपटॉप में जल्दी जल्दी कुछ टाइप करता नजर आया। वो तैयार हुई। तब तक रैयान लैपटॉप में ही काम कर रहा था। वो बेड पर बैठकर उसके फ्री होने का वेट कर रही थी। संजीदा तासुरात, चौड़ी पेशानी और उन पर पुरसोच लकीरें भी वाज़ेह थी। वो इत्मीनान से उसका जायज़ा ले रही थी। हल्की शेव जो कि उसके चेहरे पर अच्छी लग रही थी, एक दूसरे में पेवस्त लब, मगरूर नाक और हर लिहाज से मुकम्मल था। वो हर लिहाज से मुकम्मल था। कब रेडी हुई तुम? अचानक वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। 15 मिनट हो गए होंगे। उठकर अपना हैंडबैग उठाते हुए वो जवाब दे रही थी। बता देती कि तुम रेडी हो। लैपटॉप बंद करते वो भी उठ खड़ा हुआ था। आप बिजी थे तो मैं वेट कर रही थी। उसकी हमराही में चलते वो डाइनिंग रूम में दाखिल डाइनिंग रूम में आई थी। उसने नाश्ता बराए नाम ही किया था। भाभी आपका पैर ठीक है अब? राया के पूछने पर रेयान को याद आया था कि कल वो अपने पैर के साथ कुछ तो कर रही थी। हाँ, पेन किलर लिया था तो बेटर है अब। मुस्कुराकर जवाब देते वो उनमें घुल मिल गई थी। रेयान नाश्ता करके बाहर चला गया था। आज वलीमा था तो वो घर जा नहीं सकती थी। फौजिया बेगम उसे घर पर कॉल करने का कहकर उसे अपना मोबाइल दे चुकी थी। घर पर बात करके वो राइया और फौजिया बेगम से बातों ही में ही मसरूफ रही थी। फौजिया बेगम ने उसे आराम करने का कहा था, लेकिन वो वहीं बैठी रही थी। लाइट सी ग्रीन कलर का फ्रॉक पहने, लाइट सा मेकअप और सिंपल सी ज्वेलरी पहने वो स्टेज पर रायान के साथ बैठी थी। सब उनसे मिलने आ रही थी। वो मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी, लेकिन रैयान का अंदाज वैसा ही मगरूराना था जैसा कि कल रात उसके साथ था। ब्लैक थ्री पीस में पसंद में संजीदा तासुरात लिए उसकी शख्सियत माहौल पर एक सहर कायम किए हुए थी। इरसा हैरान थी कि कोई शख्स इतना मगरूर कैसे हो सकता है। जवार से भी रायान का लिया दिया अंदाज उसे अजीब लगा था। सब घर वालों से मिलकर उस चहचहाट देखने वाली थी। उमैमा तबीयत खराबी के बायस शिरकत नहीं कर सकी थी, जिस पर वो कितनी बार ही अफसोस कर चुकी थी। घर आकर वो इतनी थकी हुई थी कि रयान चेंज करने गया
तो वो ज्वेलरी उतार कर उसी ड्रेस में सो गई थी। उसे बेड पर सोते देख रयान सख्त कुफत का शिकार हुआ था। इरसा, वो बेड पर बैठकर उसके फ्रू होने का वेट कर रही थी। संजीदा तासुरात। इरसा, उसके दिन दो तीन बार पुकारने पर वो कसमसाई थी लेकिन आंखें नहीं खोली थी मजबूरन। उसे सोता छोड़ बेड के दूसरी कोने पर लेट गया था लेकिन उसकी करवट की सरसराहट और चूड़ियों की आवाज़ पर वो डिस्टर्ब हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी थी लेकिन इरसा के हाथ से अपना हाथ मस होने पर उसकी आंख खुल गई थी। गहरी सांस लेता वो उठ बैठा था। अब संजीदगी से उसे किसी भी तरह जगाने का सोच रहा था लेकिन वो ये शायद नींद की कुछ ज्यादा ही पक्की थी। झुंझला कर वो उठकर सोफे पर जा सोया था लेकिन नींद अब आने वाली नहीं थी क्योंकि फजर की आजान हो चुकी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। गुड मॉर्निंग। तुम्हें सोने का तरीका आता है या नहीं? जवाब देने के बजाय वो उस पर चढ़ दौड़ा था। क्यों, क्या हुआ? वो जानती थी कि उसके सोने का तरीका कितना बेढंगा है तो शर्मिंदगी छुपाते हुए पूछ रही थी। तुम अपनी जगह छोड़कर पूरी की पूरी इस कोने पर थी। नींद डिस्टर्ब करके रख दी मेरी। नींद पूरी ना होने की वजह से वो चिढ़ा हुआ था। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम। अब ख्याल रखना। और हाँ, ये भी याद रखना कि एक बात बार बार दोहराना मुझे पसंद नहीं। उसकी बात काट कर नागवार लहजे में कहता वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने लगा था। वो उठकर फ्रेश होने चली दी थी क्योंकि अब उसे कपड़े की एम्ब्रॉयडरी से उलझन होने लगी थी। उसका दिल चाह रहा था कि जवाब दे लेकिन कुछ सोचकर वो खामोश रही थी। वो फ्रेश होकर आई तो रयान कमरे में नहीं था। जल्दी से बाल बनाकर वो सिर्फ लिपस्टिक लगाई वो नीचे आ गई थी। आओ इरसा, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। फौजिया बेगम खुशदिली से उसे कह रही थी। वो मुस्कुराती हुई रयान की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। नाश्ता करने की आदि नहीं थी तो जस्ट कॉफ़ी का कप थाम कर वो कॉफ़ी पीने लगी। नाश्ता तो करो बेटा, दाऊद साहब ने पहली बार उसे मुखातिब किया था। मेरी नाश्ता करने की आदत नहीं है अंकल। बड़े स्वभाव से उसने इनकार कर दिया। फौजिया बेगम ने भी उसे टोका था लेकिन वो थोड़ी देर कुछ बाद कुछ खाने का कहकर उन्हें इत्मीनान मुतमईन कर चुकी थी। रयान अपने लिए कॉफ़ी बनाने का सोच ही रहा था कि उसने रयान की लिए कॉफ़ी मग में उंडेली थी। शुगर कितनी? मुस्कुराते हुए वो उससे इस्तफसार कर रही थी। 1.5 टी स्पून। पहली बार उसने पुरसकून तरीके से जवाब दिया। हिरसा को शायद फौजिया बेगम और दाहिद साहब की वजह से वो काफ़ी उसे थमाकर फौजिया बेगम से बातें करने लगी थी। रयान काफ़ी कॉफ़ी ख़त्म करके जाने के लिए ही उठ गया था और दाऊद साहब भी जाते हुए इरसा को रात डिनर की तैयारी का कहकर गए थे। फौजिया बेगम ने 1 घंटे बाद फिर उसे कुछ खाने की तलकीन की थी जिस पर ना चाहते हुए भी वो ब्रेड खाकर उठ गई थी। फौजिया बेगम ने उसे अपने पास काफ़ी देर बिठाकर यहाँ वहाँ की बातें की थी। वो भी उनके साथ अच्छा वक्त स्पेंड कर रही थी। रयान घर आया तो लॉन्च में निक सिक से तैयार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वो सीधा कमरे में ही चला आया था। अंकल कह रहे हैं तैयार हो जाए, हमें डिनर पर जाना है। थोड़ी ही देर बाद वो आकर उसकी आराम में खलल पैदा कर चुकी थी। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग चले जाओ, संजीदगी से कहता वो फिर आंखों पर बाजू रख चुका था। आप खुद कह दें मैं नहीं जा रही। दो टोक अंदाज में कहते ही वो बेड पर ही बैठ गई थी। उसे घूरता वो झटके से उठ खड़ा हुआ था। 2 पल सुकून नहीं। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो कमरे से बाहर निकल गया था लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि राया और जवार की आमद पर उसे उन्हें वेलकम करने जाना पड़ा था। राया से वो पुरतपाक अंदाज में मिला था लेकिन जवार से मिलते हुए उसका अंदाज सर्द ही था। जवार के चेहरे के तासुरात भी बदले थे। तभी फौजिया बेगम भी आ गई थी। इरसा रैयान का इंतजार करते करते थक गई थी तो वो कमरे से बाहर आई थी। ड्राइंग रूम में से उसे राया की आवाज़ सुनाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम, खुशदिली से सलाम करती वो रैयान की बराबर ही सोफे पर बैठ गई थी। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद रैयान ने
राहिया से रुकने का मुतल्लिक पूछा था। नहीं भाई, मैं सिर्फ मिलने आई थी। आप लोगों की याद आ रही थी तो जवार मुझे ले आई। जवार को देखते हुए वो मुस्कुरा कर कह रही थी, आज रुक जाओ, हम डिनर पर जा रहे थे तो तुम भी चलो हमारे साथ। अपने बहन से बात करते हुए रैयान का लहजा मिठास लिए हुए था। दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन कुछ नहीं। तुम दोनों चलो हमारे साथ। फौजिया बेगम को रैयान को सिर्फ राहिया का कहना बुरा लगा था, तो वो जवार को भी साथ चलने पर जोर दे रही थी। नहीं आंटी, मैं नहीं चल सकता। हाँ, अगर रैया आप लोगों के साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से इजाजत है। मुस्कुराकर कहते वो उठ खड़ा हुआ था। बैठो तो जवार, अभी तो आए हो। फौजिया बेगम हड़बड़ा गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि रैयान की बात जवार को बुरी लगी थी, लेकिन वो माजरत करता चला गया था। डिनर पर रैयान का मूड अपनी बहन की वजह से अच्छा था। इरसा भी सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी, तो वो दाऊद साहब से हालात हाजरा की सियासत पर गुफ्तगू कर रही थी। वो दोनों अपने ही बातों में मगन थी। फौजिया बेगम भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई कमेंट पास कर रही थी, कभी इरसा के हक में और कभी दाऊद साहब के हक में। भाभी, आपको बुरा नहीं लग रहा कि मामा आपके कुछ पॉइंट्स पर तनकीद कर रही है? राया हैरत से उससे पूछ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तनकीद ही तो हमारी गलत नज़रिए को सही करने की सबसे बड़ी वजह होती है। मुस्कुरा कर कहती राया को मजीद हैरान कर गई थी। और पापा, आपको तो पक्का बुरा लग रहा होगा मम्मा का नेगेटिव कमेंट। अब राया दाऊद साहब से पूछ रही थी। दाऊद साहब ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। पापा जवाब दे, राया बाजिद। अगर अभी मैं जवाब दूं ना तो तुम्हारी मामा यहाँ से वॉकआउट कर जाएगी। दाऊद साहब के कहने पर फौजिया बेगम के चेहरे के तासुरात पर दाऊद साहिब और राया हंस दी थी। रयान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी, क्योंकि वो जानता था अब अगर वो भी पापा की साइड लेगा तो मामा को मूड मजीद खराब होगा। हंस लो तुम भी, बाप के चमचे। फौजिया बेगम ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था कि रयान की हंसी बेसाख्ता थी। कम ऑन मामा, मैं आप पर क्यों हंसूंगा? वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करते हुए कह रहा था। तो किस पर हंस रहे हो, बताना पसंद करोगे? उनके तेवर देखकर वो संजीदा हुआ था। आप लोगों की बहस में इरसा हुनक बनी जिस तरह आप दोनों को देख रही थी, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। जल्दी से उसने बात संभाल ली थी। इरसा ने चौंक कर रायान को देखा था। ये जरूर था कि वो खामोश थी, लेकिन फौजिया बेगम मुस्कुरा दी थी। ये होता रहता है हमारे घर में भाभी। राया रयान की बात पर उसे हंसते हुए बता रही थी। वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन रयान पर उसे गुस्सा आया था। राया को उन्होंने घर ड्रॉप किया था। भाभी, आप नहीं आएंगी अंदर? हम लेट हो रहे हैं। राया फिर कभी आ जाएगी इरसा। राया की ऑफर पर रयान ने मुस्कुराकर कहते उसे टाल दिया था। इरसा पहले ही गुस्से में थी रयान पर, अब मजीद दिल मिला गई थी। कमरे में आकर उसने अपने ईयर रिंग्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी थी। रयान ने बखूबी उसकी हरकत को नोट किया था, लेकिन खामोश रहा था। चेंज करके वापस आई तो नाइट क्रीम के साथ भी उसने वही किया था। ये क्या तरीका है? बिलाखिर रयान का जवाब दे गया था। आपने मुझे घर वालों से मिलने क्यों नहीं दिया? वो तो कब से भरी बैठी थी। कह ही दिया। ये कौन सा टाइम है किसी के घर जाने का? उल्टा वो उसी से सवाल कर रहा था। ये किसी का घर नहीं, मेरा मैका था। आईने में से रयान को देखते हुए उसका लहजा चटखा हुआ था। मुझे इतनी रात गए किसी के घर जाना पसंद नहीं, चाहे वो किसी का भी घर हो। बात खत्म करके वो आंखों पर बाजू रख चुका था। अभी इरसा कुछ कहने ही के लिए मुंह ही खोलने वाली थी कि रयान ने उसे रोक दिया। मुझे नींद आ रही है, सो प्लीज कीप क्वाइट। सख्ती से कहता वो टेबल लैंप ऑफ कर चुका था। पूरा कमरा अंधेरे में नहा गया था और इरसा वहीं ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी सोच रही थी कि क्या अब इसी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सोफे पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी, तो ये सोचकर ये कमरा अब मेरा भी है, उन चीज़ों पर मेरा भी रयान के बराबर इख्तियार हासिल है, तो जाकर बेड पर सो गई। रयान सुबह उठा तो इरसा को बेड पर सोते देख उसका मूड खराब हुआ था, लेकिन मौसम अब ठंडा होना शुरू हो चुका था।
वो बिना कंबल के अपना दुपट्टा ओढ़े सो रही थी तो रेयान ने उस पर ब्लैंकेट सेट किया था। शायद ब्लैंकेट की गर्माहट का असर था कि उसने करवट लेकर ब्लैंकेट मुंह तक ले लिया था। फौजिया बेगम ने रेयान से हनीमून पर जाने का कहा था लेकिन वो साफ इनकार कर गया था। बुरी बात है रेयान, यही तो दिन है हम तुम दोनों के घूमने फिरने की। मामा मेरे पास इन दिनों बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ अगर फ्री हुआ तो ले जाऊंगा इरसा को। संजीदगी से कहते वो कमरे में दाखिल होते इरसा को देखने लगा था। शाने पर दुपट्टा लिए, बालों को हाफ कैचर किए, लाइट मेहंदी कलर का सूट पहने वो आकर उसके बराबर ही बैठ गई थी। तुम बताओ इरसा, तुम्हें घूमने जाना है रैयान के साथ? फौजिया बेगम ने उसी से पूछ लिया था। हाँ मम्मा मुझे जाना है। उसके साफ जवाब पर रैयान ने पहलू बदला था। तो रैयान ले जाओ उसे। फौजिया बेगम उसके जवाब पर अब रैयान के सर हुई थी। टाइम मिला तो ले जाऊंगा मम्मा, अभी कहीं मुझे कहीं जाना तो आकर बात होगी। मुझे कहीं नहीं जाना। जल्दी से कहता वो उठकर घर से ही बाहर चला गया था। दाऊद साहब के बेहद इसरार पर भी रयान नहीं माना था। उसने दाऊद साहब के सामने मसलहत से बिल्कुल काम नहीं लिया था, बल्कि साफ कह दिया था कि वो इरसा को कहीं भी ले जाने में दिलचस्पी नहीं रखता, जिस पर वो उस पर बरहम हुए थे। लेकिन रयान पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे अम्मी के घर जाना है। अभी वो ऑफिस से घर आया ही था कि इरसा ने उसे कहा था। क्यों? अपनी टाई की नॉट ढीली करते उसने हाथ रोककर उसे देखा था, जो रोज की तरह निक सिक से तैयार स्किन कलर के कुर्ता शलवार में अपने नाखूनों पर क्यूटिक्स लगा रही थी। क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है, मुस्कुराकर कहते वो नाखूनों पर फूंक मार रही थी। मैं थका हुआ हूँ, रेस्ट करूंगा, टिका कर जवाब देते वो चेंज करने चला गया था और वो इत्मीनान से उसकी वापस आने का इंतजार कर रही थी। तो फिर कौन से कपड़े निकालूं आपके? वार्डरोब की दरवाजा खोलते वो ऐसे पूछ रही थी जैसे रेयान की बात सुनी ही ना हो। आराम करने वाली। रेयान ने उसे सख्त नजरों से घूरा था लेकिन वो ढीठ बनी उसे शर्ट्स निकाल कर दिखा रही थी कि वो कौन सी शर्ट पहनेगा। रेयान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से शर्ट छीनकर वार्डरोब में रख दी थी। जब एक बार कहा है कि आराम करना है, मुझे तो सुना नहीं तुमने? सख्ती से कहते उसने वार्डरोब का दरवाजा इतनी जोर से पटका था कि इरसा अंदर तक हिल गई थी। लेकिन वो कुछ कहने ही लगी थी कि रेयान की काटदार नजरों से वो कुछ बोल नहीं सकी थी। रेयान ने कोई हक उसे दिया नहीं था कि वो जिद कर सकती, तो चुपचाप अपने आंसू अंदर उतारते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई थी। खाना भी उसने नहीं खाया था। उसे घर वालों की शदीद याद आ रही थी। रेयान संगदिल बना हुआ था। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? कमरे में आकर रेयान ने उससे पूछा था। मुझे भूख नहीं है, आराम से जवाब देकर वो चेंज करने का सोच रही थी। रेयान ने गौर से उसका उतरा उतरा चेहरा देखा था, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। वापस आया तो वो सोई हुई मिली थी। वो बेड के बीच ही सो रही थी। रेयान बराबर में ही लेट गया था। आज ना जाने क्यों रेयान को वो बहका रही थी। वो खुद को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसकी बीवी थी। पूरा हक हासिल था उसे इरसा से अपनी तलब के इजहार का। रेयान ने नरमी से उसने अपने करीब किया था। न जाने कौन सा एहसास था कि इरसा की आंख खुली थी। वो अपना आप वो अपने आप को रेयान के इतने करीब देखकर उसका चेहरा देखने लगी थी। रेयान की नज़रों में कुछ ऐसा तासुर था कि वो नज़रें झुका गई थी। वो उसके इतने करीब थी कि रेयान को उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तक महसूस हुई थी। ना कोई इनकार था और ना ही कोई टोक। खामोशी में ही कितनी बातें थी, कितने ही फसाने थे वो रेयान के बाजुओं में बिखर गई थी। कोई हद ही नहीं रही थी। रेयान के लम्स से वो छुई मुई बन गई थी। उसकी तेज होती सांसें अब की थोड़ी सी मज़ाहमत रेयान को उसकी तलब के लिए मजीद उकसा रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो रेयान रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। वो जाग कर उसे देख रही थी। ड्रेसिंग टेबल से रेयान का पुरकशिश सरापा वो बगौर देख सकती थी। क्या हुआ?
उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो पलटकर पूछ रहा था, नथिंग। वो अपने बालों को समेटते वो उठकर फ्रेश होने चली गई थी।